फेडन इंट RF एबिस कंट्रोल सेंटर दिन। कमरे में तनावपूर्ण माहौल है। कई तकनीशियन कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए हैं। कर्नल ड्रमंड, एक अनुभवी और गंभीर अधिकारी, तेजी से कमरे में प्रवेश करते हैं। ऑफिसर 1। कर्नल ड्रमंड, सर, फ्लाइट लैंड करने वाली है जिसे हाईजैक कर लिया गया है। ड्रमंड, मुझे पूरी जानकारी चाहिए, अभी। ऑफिसर 1, नक्शे की ओर इशारा करते हुए, हमारा मानना है कि पायलट और कोपायलट दोनों मारे जा चुके हैं। साथ ही हमें खबर मिली है कि प्लेन में कम से कम एक ऐसा शख्स है जो जर्मन आतंकवादी वॉच लिस्ट में शामिल है। ड्रमंड कंट्रोल सेंटर की तरफ बढ़ता है। एक ऑफिसर प्लेन से संपर्क में है। ऑफिसर 2, रेडियो पर, रनवे 3 पर उतरें, गति नियंत्रित रखें। दूसरा ऑफिसर फ्लाइट पर नजर रखे हुए है। ऑफिसर 3, प्लेन रनवे पर आ रहा है, सर। कुछ ही देर बाद प्लेन रनवे पर उतर जाता है। लैंडिंग काफी मुश्किल और झटकेदार होती है। ड्रमंड, रेडियो पर, विजुअल कॉन्फर्मेशन चाहिए। प्लेन के अंदर की स्थिति जानने के लिए संपर्क करो। तभी अचानक प्लेन के एक दरवाजे के पास थोड़ी हलचल दिखाई देती है। अगले ही पल एक पैराशूट नीचे गिरता है। ऑफिसर 1, सर, एक पैराशूट। फौजी देखते हैं कि एक छोटा लड़का उससे नीचे उतर रहा है। ड्रमंड, तुरंत 2 RF ट्रक्स को भेजो, लड़के को सुरक्षित लेकर आओ। इसी बीच उन्हें कॉकपिट के अंदर एक और इंसान नजर आता है। ड्रमंड, रेडियो पर, कड़क आवाज में, प्लेन के अंदर मौजूद व्यक्ति, अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो फौजी तुरंत फायरिंग शुरू कर देंगे। पायलट सीट पर बैठ जाओ और धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर करो। वह आदमी बस इतना कहता है। अज्ञात व्यक्ति, प्लेन के अंदर से, मुझे प्लेन से बाहर आने दो, मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। मैं आतंकवादी नहीं हूँ। कट टू इंट RF एबिस मेडिकल टेंट दिन। एक ट्रांसलेटर टॉम नाम के लड़के से बात कर रही है जिसका डॉक्टर्स चेकअप कर रहे हैं। टॉम पूरी तरह सदमे में है। ट्रांसलेटर, टॉम, बेटा, क्या तुम बता सकते हो कि प्लेन में क्या हुआ था? टॉम बस खाली निगाहों से देखता रहता है, कुछ नहीं कह पाता। ट्रांसलेटर, ड्रमंड से, रेडियो पर, कर्नल, लड़का सदमे में है, कुछ खास पता नहीं चल रहा। कट टू इंट होटल रूम, रात, 1 दिन पहले। टॉम की माँ, सोफी, बाथरूम में फ्लाइट के लिए तैयार हो रही है। थोड़ी देर बाद वह न्यूयॉर्क में मौजूद अपने डॉक्टर से फोन पर बात करती है। वह टॉम के साथ अपनी खुफिया बीमारी का इलाज करवाने जाने वाली थी। सोफी, फोन पर, डॉक्टर, क्या आप सुनिश्चित हैं कि न्यूयॉर्क में इलाज संभव है? मेरी तबीयत। टॉम कमरे में आता है। टॉम, माँ, मैंने सामान चेक कर लिया है, सब तैयार है। सोफी, मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छे, मेरे शेर। कट टू एक्स्ट एयरपोर्ट, रात। सोफी और टॉम एयरपोर्ट पहुंचते हैं। सोफी अपने बेटे से मिलती है, फिर दोनों सिक्योरिटी चेक पार करके वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ते हैं। इंट एयरपोर्ट, वॉशरूम, रात। सोफी वॉशरूम में जाती है। वह अपना दवाई का बैग खोलती है और एक सिरिंज में दवा भरने लगती है। उसके बाद वह बोतल से कुछ पीती है और तुरंत उस ड्रिंक का असर उसके शरीर पर दिखने लगता है। फिर वह सिरिंज अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। इंट एयरपोर्ट, वेटिंग एरिया, रात। फरीद फोन पर बात कर रहा है। टॉम उससे बात करने लगता है। टॉम, नमस्ते, क्या आप अकेले यात्रा कर रहे हैं? फरीद, मुस्कुराते हुए, हाँ, बेटा, तुम अपनी माँ के साथ हो? टॉम, हाँ, मेरी माँ। दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत होती है। फरीद उससे पूछता है कि उसकी माँ कहाँ थी। कुछ देर बाद सोफी भी वहां आ जाती है। सोफी, टॉम, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टॉम, माँ, मैं इनसे बात कर रहा था। फरीद, नमस्ते, मैडम, आपका बेटा बहुत प्यारा है। सोफी, धन्यवाद। दोनों प्लेन के अंदर जाकर अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। इंट प्लेन, कॉकपिट, रात। मेन एयर होस्टेस कॉकपिट में जाती है। एयर होस्टेस, पायलट, बास्टियन,
क्या आपको कॉफी चाहिए? पायलट, हाँ, जरूर, धन्यवाद। वह कॉफी लेने के लिए एयर होस्टेस स्टेशन की तरफ बढ़ती है। फिर वह एड बॉल को फर्स्ट क्लास में बैठे एक बदतमीज पैसेंजर को हैंडल करने को कहती है। एयर होस्टेस, एड बॉल, कृपया उस बदतमीज पैसेंजर को संभालो। कुछ ही देर में प्लेन जर्मनी से टेक ऑफ करता है और सीधे यूएस की तरफ निकल पड़ता है। कट टू इंट प्लेन, कई घंटों बाद, दिन। सोफी वॉशरूम से अपनी सीट पर वापस आती है। वह अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही है कि तभी उसे अंदर अपनी और अपने पति की एक तस्वीर मिलती है। तस्वीर देखते ही उसे पुराने दिन याद आने लगते हैं। फ्लैशबैक, एक्स्ट, जंगल के बीच, दिन, सोफी की यादें, एक आम परिवार का माहौल। सोफी, उसका पति और उनका छोटा बच्चा। लेकिन धीरे धीरे हालात काफी खतरनाक बन जाते हैं। वे किसी सुनसान जगह पर फंस गए हैं। सोफी का पति, मैं मदद लेने जा रहा हूँ, तुम बच्चे के साथ यहीं रुको। सोफी बच्चे के साथ वहीं रुक जाती है। फ्लैशबैक एंड्स, इंट प्लेन, जारी। सोफी महसूस करती है कि प्लेन के सामने वाले हिस्से में कुछ गड़बड़ चल रही थी। एट बॉल एक गुस्सैल पैसेंजर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एट बॉल, शांत रहो। तभी एक एयर मार्शल आकर उस आदमी को काबू करता है। एयर मार्शल एक, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ ही पल बाद दूसरा एयर मार्शल भी उनके पास आ जाता है। एयर मार्शल दो, सब ठीक है, लेकिन असली शौक अभी बाकी था। जब दोनों मार्शल्स उस यात्री से बात कर रहे थे, तब एट बॉल ने अचानक चाकू निकाला और दूसरे मार्शल को मार डाला। उसी वक्त वह पैसेंजर पहले मार्शल पर टूट पड़ा। एट बॉल, चीखते हुए, तीसरा एयर मार्शल कहाँ है? जैसे ही उसे खबर मिलती है, वह अपने एक आदमी को उसे मारने भेज देता है। कट टू इंट प्लेन, पीछे का हिस्सा, जारी। कर्टीज, तीसरे मार्शल को मारकर उसकी बंदूक ले लेता है और वापस एट बॉल के पास आ जाता है। कर्टीज, काम हो गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने काल तक को हिला दिया। एट बॉल ने बचे हुए मार्शल को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। इंट प्लेन, मैन केबिन, जारी। दूसरी तरफ सोफी को महसूस होने लगता है कि प्लेन में कुछ बहुत गलत हो रहा था। तभी अचानक एट बॉल यात्रियों के पास वापस आता है और सबको अपनी सीट्स पर बैठे रहने को कहता है और साथ ही उनकी तरफ बंदूक तान देता है। एट बॉल, कोई अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। अगले ही पल उसके बाकी साथी भी सामने आ जाते हैं और सब यात्रियों को जबरदस्ती प्लेन के पिछले हिस्से की तरफ भेजने लगते हैं। इंट प्लेन, कॉकपिट प्रवेश द्वार, जारी। बर्ग कॉकपिट के पास जाता है और उसने दरवाज़ा खटखटाता है। बर्ग, बस्टियन, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही बस्टियन दरवाज़ा खोलता है तो बर्ग उसे बताता है, बर्ग, मैंने पहले ही पायलट को मार दिया है। इसके बाद हाईजैकर्स ने हैच खोला और पायलट की लाश को सीधे प्लेन के नीचे वाले लेवल में फेंक दिया। उसके बाद बर्ग ने यात्रियों के लिए ऐलान किया, बर्ग, PA पर, सभी यात्रियों ध्यान दें, ये प्लेन अब हमारे कब्जे में है। अपने हाथ सामने वाली सीट पर रखें। उधर दाढ़ी वाला आदमी यूरी ब्लैक बॉक्स के पास जाता है और उसे रिप्रोग्राम करने लगता है। काम खत्म होते ही वह कॉकपिट में जाकर बर्ग को इसके बारे में बताता है। यूरी, ब्लैक बॉक्स रिप्रोग्राम हो गया है। बर्ग, फिर कोपायलट प्लेन का रूट मोड़ देता है। इंट प्लेन, पिछली सीट, जारी। टॉम अपनी माँ के लिए डर रहा था, मगर सोफी ने उसे शांत रहने को कहा। सोफी, शांत रहो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी टॉम ने प्लेन का प्लान देखकर उसे एक ऐसी जगह बताई जहां वह धूप से बच सकती थी। टॉम, माँ, आप वहां बैठो, वहां धूप नहीं आएगी। इसी बीच कर्टीज फरीद को सीट से उठाकर प्लेन के आगे की तरफ ले गया, जबकि कार्ल एट बॉल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। कार्ल, एट बॉल, शांत हो जाओ, हमें योजना पर टिके रहना है। मगर तभी टॉम चुपके से अपनी सीट से निकल गया। अब सोफी भी तुरंत उसके पीछे भागने लगी, लेकिन एट बॉल भी उनके पीछे आ गया और फिर उसने टॉम के सामने ही सोफी को गोली मार दी। यह देखकर बेचारा टॉम पूरी तरह टूट गया था। टॉम, चीखते हुए, माँ,
फिर एड बॉल ने उस लड़के को पकड़ लिया, लेकिन कार्ल ने बीच में आकर टॉम को वापस उसकी सीट पर बिठा दिया और उसे वहीं चुपचाप बैठे रहने को कहा। कार्ल टॉम से, यहीं बैठो, चुपचाप। फिर थोड़ी देर बाद बर्ग और कर्टिज कॉरिडोर में मिले और कर्टिज ने उसे बताया कि अभी क्या हुआ था। कर्टिज, एड बॉल ने उस औरत को गोली मार दी। यह सुनते ही बर्ग सीधे एड बॉल के पास पहुंचा और उसे चेतावनी दी। बर्ग, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। लेकिन फिर भी उसने सोफी की मौत को बाकी यात्रियों के लिए एक धमकी की तरह इस्तेमाल किया। बर्ग, यात्रियों से, यह एक चेतावनी है, जो भी हमारे आदेशों का उल्लंघन करेगा उसका अंजाम यही होगा। कट टू फ्लैशबैक। एक्स्ट सुनसान जगह, दिन। सोफी की यादें। सोफी अपने बच्चे के साथ गाड़ी में बैठी थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी जो मदद लाने गया था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद सोफी खुद गाड़ी से बाहर निकली और जंगल के अंदर अपने पति के पैरों के निशान के पीछे चलने लगी। इंट सुनसान घर, दिन। कुछ देर बाद उसे एक सुनसान घर दिखाई दिया। उसे लगा शायद उसका पति अंदर हो, मगर जैसे ही वह घर के अंदर गई उसने जमीन पर खून देखा। वो उस खून का पीछा करते हुए बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगी कि तभी अचानक एक वैम्पायर अंधेरे से बाहर निकला और उसके पीछे भागने लगा। बेचारी सोफी ने किसी तरह बेसमेंट में खुद को बंद कर लिया, लेकिन अंदर जाकर उसके होश उड़ गए क्योंकि वहां उसका पति मरा हुआ पड़ा था। उसी वक्त वह वैम्पायर बेसमेंट की खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। सोफी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फाइट के दौरान वैम्पायर ने उसे काट लिया और अगले ही पल सूरज की रोशनी पड़ते ही वह वैम्पायर जलकर मर गया। फ्लैशबैक एंड्स। इंट प्लेन मेन केबिन, जारी। फिर अचानक सोफी की आँख खुली और वह वापस प्लेन में थी और अब भी जिंदा थी। फिर कुछ देर बाद सोफी को प्लेन के होल्ड एरिया से कुत्तों की आवाजें सुनाई दी तो वह हैच के जरिए नीचे उतर गई। इंट प्लेन होल्ड एरिया, जारी। उधर बर्ग फरीद और 2 आदमियों को जबरदस्ती एक आतंकी मैसेज पढ़ने पर मजबूर कर रहा था। इधर होल्ड में करीस और यूरी बॉम्ब बनाने के लिए सामान ढूंढने नीचे आए थे कि तभी सोफी एक गाड़ी के नीचे छुप गई। जल्द ही यूरी बॉम्ब सेट करने लगा। उसी वक्त सोफी एक कुत्ते तक जा पहुंची और उसका खून पीने लगी। वो कुत्ता इतनी जोर जोर से आवाजें करने लगा कि यूरी परेशान हो गया और वापस होल्ड एरिया में आ पहुंचा। यूरी चिल्लाते हुए, क्या हो रहा है? लेकिन जैसे ही उसे गाड़ी के पीछे छुपी सोफी दिखी तो सोफी तुरंत उस पर टूट पड़ी और उसे मार डाला। उसी वक्त फरीद भी पैसेंजर्स के बीच आ गया और सीधा टॉम के बगल में जाकर बैठ गया। इंट प्लेन मेन केबिन, जारी। दूसरी तरफ सोफी का शरीर तेजी से वैम्पायर फॉर्म में बदलने लगा था। उसे महसूस हुआ कि उसके दांत बाहर निकल रहे थे। वह तुरंत अपनी दवाई ढूंढने लगी और इंजेक्शन तैयार करने लगी। लेकिन तभी उसने बर्ग को यूरी से बात करते सुना। बर्ग, रेडियो पर, यूरी, जंप में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। यह सुनते ही सोफी वापस यूरी की लाश के पास गई और उसका खून पीने लगी। इससे उसका शरीर और भी तेजी से बदलने लगा। फिर वह धीरे धीरे प्लेन के मेन सेक्शन की तरफ लौट आई। उधर हाईजैकर्स ने यात्रियों से झूठ बोला कि अगर किसी ने अपनी सीट छोड़ी तो वह जहरीली गैस रिलीज कर देंगे। कर्टीज, जो कोई भी अपनी सीट छोड़ेगा उसे जहरीली गैस का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद सब होल्ड एरिया में गए जहां उन्हें यूरी की लाश मिली। उसके पास एक कुत्ता खड़ा था जिसे सोफी ने जानबूझकर छोड़ दिया था ताकि ऐसा लगे कि यूरी को उस कुत्ते ने मारा था। बर्ग गुस्से में, कुत्ते ने यूरी को मार डाला। इसी बीच सोफी प्लेन के पिछले हिस्से में टॉम को लेने के लिए पहुंच गई थी। उसे देखते ही यात्री घबरा गए और उन्हें लगा कि अब गैस रिलीज हो जाएगी। यात्री 1 चीखते हुए, गैस, गैस आ रही है। खैर सोफी टॉम को लेकर कॉकपिट की तरफ बढ़ गई, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि पायलट्स पहले ही प्लेन छोड़कर जा चुके थे। सोफी हैरान, पायलट कहाँ हैं? फिर सोफी वापस यात्रियों के पास आई। उसने पूछा कि किसी को प्लेन उड़ाना आता है क्या? सोफी, क्या कोई प्लेन उड़ाना जानता है? यात्री 2 मैं कोशिश कर सकता हूँ।
फिर वह सोफी के साथ कॉकपिट में चला गया। अब जैसे ही दोनों अंदर गए तो सोफी ने फरीद के पहुंचने से पहले कॉकपिट का दरवाजा लॉक कर दिया। इंट प्लेन कॉकपिट जारी। उधर हाईजैकर स्कूबा गियर पहनकर प्लेन से कूदने की तैयारी कर रहे थे। साथ ही बर्ग उस आदमी के संपर्क में था जो समुद्र में उन्हें पिकअप करने वाला था। बर्ग रेडियो पर, हम कूदने वाले हैं, तैयार रहना। वहीं कॉकपिट के अंदर सोफी का शरीर और भी खतरनाक तरीके से बदल रहा था, जिसे देखकर टॉम भी डरने लगा। टॉम, माँ, आप। तभी उस आदमी को समझ आया कि प्लेन ऑटो पायलट पर चल रहा था। यात्री 2, प्लेन ऑटो पायलट पर है। सोफी गंभीरता से, हाईजैकर्स के कूदने तक इंतजार करो, उसके बाद ही ऑटो पायलट बंद करना। लेकिन एड बॉल को अब समझ आ गया था कि सोफी अभी जिंदा थी। वो उसे ढूंढने के लिए बर्ग के साथ वापस प्लेन में घुस आया। तभी एक यात्री ने उन्हें बता दिया कि सोफी कॉकपिट में थी। यात्री 3, वह कॉकपिट में है। ये सुनते ही दोनों कॉकपिट के बाहर पहुंच गए और दरवाजा खोलने को कहने लगे। एड बॉल चीखते हुए, दरवाजा खोलो। सोफी कॉकपिट वाले आदमी से, प्लेन को फिर से यूएस की तरफ मोड़ दो। यात्री 2, लेकिन यूरोप ज्यादा पास है। लेकिन सोफी को देखकर वह इतना डर गया था कि उसने बिना बहस किए उसकी बात मान ली। फिर जैसे ही हाईजैकर्स ने प्लेन के रूट को बदलते हुए देखा तो उन्होंने एक पैसेंजर को मारने की धमकी दे दी। बर्ग रेडियो पर, अगर तुमने रूट नहीं बदला तो मैं एक यात्री को मार दूंगा। फिर बर्ग ने बिना सोचे उस यात्री को गोली मार दी। इसके बाद उसने सोफी से कहा, बर्ग, जब तक तुम कॉकपिट का दरवाजा नहीं खोलोगी तब तक मैं एक एक करके सबको मारता रहूंगा। एड बॉल, अगला शिकार लेकर आओ। वह दरिंदा जब भीड़ में गया तो एक छोटी लड़की को पकड़कर बर्ग के सामने ले आया। बर्ग ने अब उस लड़की को सामने खड़ा कर दिया ताकि सोफी उसे देख पाए। लेकिन वह लड़की को कोई नुकसान पहुंचा उससे पहले ही सोफी तुरंत कॉकपिट से बाहर निकली। अगले ही पल वह बर्ग पर टूट पड़ी और उसके गले में दांत घुसा दिए। यह देखकर बस्टियन और बाकी पैसेंजर्स की रूह कांप गई और वहीं कॉकपिट में मौजूद आदमी ने तुरंत दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। इंट प्लेन मैन केबिन जारी। इधर सोफी ने बर्ग का खून पीना खत्म किया और फिर बाकी हाईजैकर्स के पीछे भागी। सब डरकर होल्ड एरिया की तरफ भागने लगे। लेकिन असली मौत का खेल अब शुरू हुआ। बर्ग का शरीर भी धीरे धीरे बदलने लगा था। फिर जैसे ही सोफी ने उसकी आवाज सुनी तो वह तुरंत वापस आई और उसका खात्मा कर दिया। सोफी गरजते हुए, तुम नहीं बचोगे। इधर एड बॉल यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसके बाद सोफी कॉकपिट के दरवाजे के पास गई और टॉम को बोला कि वह दरवाजा बिल्कुल ना खोले क्योंकि वही उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। सोफी दरवाजे से, टॉम, बेटा, दरवाजा मत खोलना, ये तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित जगह है। फिर वह वॉशरूम में चली गई जहां शीशे में उसने देखा कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इंट प्लेन वॉशरूम जारी। सोफी शीशे में अपने बदलते हुए चेहरे को देखती है, आतंकित। इंट प्लेन मैन केबिन जारी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एड बॉल ने सोफी का बैग चेक किया और कुछ देर बाद वह उसकी नोटबुक लेकर बाकी हाईजैकर्स के पास लौट आया। नोटबुक पढ़कर उसने सबको बताया। एड बॉल हंसते हुए, ये औरत, ये एक वैम्पायर है। लेकिन कार्ल ने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था, इसलिए जब बाकी लोग सोफी के हमलों के बारे में बताने लगे तो उसने किसी की बात पर यकीन नहीं किया। वह ज्यादा परेशान एड बॉल की भयानक सोच से था। कार्ल, तुम पागल हो गए हो। तभी एड बॉल ने सबको एक यूवी लाइट दिखाई जिससे वह सोफी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उधर सोफी ने फिर से अपनी दवाई इंजेक्ट की और तभी एक और फ्लैशबैक शुरू हो गया। फ्लैशबैक इंट सोफी का घर दिन। हम देखते हैं कि सोफी अपने बच्चे टॉम का ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी और साथ ही अपनी खून की भूख भी शांत करने की। लेकिन जब बच्चा लगातार रोता रहा तो एक पल के लिए सोफी के अंदर का राक्षस बाहर आ गया। वह उस पर गुर्राने लगी, लेकिन अगले ही पल वह खुद को रोकने के लिए बाथरूम में भागी और अपने दांत तोड़ डाले ताकि वह टॉम को कभी नुकसान न पहुंचाए। एड बॉल
बाकी हाईजैकर्स से प्लेन का कंट्रोल लो। तभी उसे एक सिरिंज मिली। अब वो उसमें सोफी का खून भरने लगा। अब जैसे ही वह लकड़ी के स्टिक से सोफी को मारने वाला था, तभी टॉम वहां पर आ गया और एड बॉल पर बंदूक तान दी। टॉम चीखते हुए, रुको! लेकिन वह दरिंदा बिल्कुल नहीं डरा। वो धीरे धीरे टॉम की तरफ बढ़ने लगा, और जैसे ही उसने बंदूक पकड़ने की कोशिश की, अचानक से ट्रिगर दब गया और अगले ही पल प्लेन की खिड़की टूट गई। इस वजह से कैबिन का प्रेशर अचानक गिर गया और पूरा प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। इंट प्लेन कॉकपिट जारी। उधर कॉकपिट में बस्टिन ने सबको सावधान किया कि ऑक्सीजन सिर्फ 10 मिनट के लिए बची थी और अगर प्लेन को जल्दी नीचे नहीं लाया गया तो सब मारे जाएंगे। बस्टिन, ऑक्सीजन सिर्फ 10 मिनट। हमें प्लेन नीचे लाना होगा। इंट प्लेन मेन केबिन जारी। इसी बीच हम देखते हैं कि सोफी ने टॉम को ऑक्सीजन मास्क तक पहुंचाया। फिर उसने जल्दी से बंदूक उठाई और एड बॉल को गोली मार दी। इसके बाद एड बॉल वहां से भागने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉकपिट में मौजूद आदमी एक साथ दरवाजा पकड़कर और ऑक्सीजन मास्क तक पहुंचकर खुद को बचा नहीं पाया और बेहोश हो गया। बस इसी मौके का फायदा उठाकर हाईजैकर्स वापस कॉकपिट के अंदर घुस गए थे। उधर सोफी टॉम को लेकर यात्री वाली साइड आई और उसे फरीद के हवाले कर दिया। सोफी, फरीद, टॉम का ध्यान रखना। मगर तभी अचानक प्लेन और भी नीचे गिरने लगा, लेकिन सोफी सीधे एड बॉल के पीछे निकल पड़ी। फिर कुछ देर बाद उसने उसे एक बुलेट प्रूफ कार के अंदर छुपा हुआ पाया। अब सोफी ने उस पर कई गोलियां चलाई पर कोई असर नहीं, तरफ बढ़ने लगी। लेकिन फिर टॉम ने किसी तरह उसे समझाया और फरीद को ना मारने के लिए मना लिया। टॉम चीखते हुए, माँ, नहीं, इन्हें मत मारो। लेकिन इतने में उस दूसरे पैसेंजर ने उस पर बंदूक तान दी थी। लेकिन तभी सोफी को होल्ड एरिया से दूसरे वैम्पायर्स की आवाजें सुनाई दी। उसे समझ आ गया था कि अगर वह वापस प्लेन में आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। अगले ही पल वह नीचे भागी और एड बॉल को एक दरवाजे के पीछे बंद करने की कोशिश करने लगी। फरीद भी उसकी मदद के लिए नीचे आ गया, लेकिन एड बॉल ने तुरंत उसे काट लिया। तभी दूसरे आदमी ने एड बॉल को गोली मार दी जब वह दरवाजा तोड़कर बाहर निकलने लगा था। लेकिन अब फरीद जख्मी हो गया था और फिर सोफी को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उसने तुरंत फरीद का हाथ काट डाला ताकि इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में ना फैल सके। सोफी दर्द में, मुझे माफ करना, फरीद। इसी बीच नीचे से कर्टीज, जो पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका था, प्लेन में घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सोफी ने किसी तरह कर्टीज और एड बॉल दोनों को खत्म कर दिया और एयर होस्टेस को वैम्पायर बनने से बचा लिया। उसके बाद वह वापस यात्रियों के पास गई जहां उसे बस्टिन मिला। फरीद भी सबको समझा रहा था कि सोफी उनकी मदद कर रही थी। फरीद, वह हमारी मदद कर रही है, वह वैम्पायर नहीं है। फिर सोफी बस्टिन को लेकर कॉकपिट में गई। वहां बस्टिन ने बताया कि फ्यूल बहुत कम बचा है और उन्हें जल्दी से पास में एयरपोर्ट ढूंढकर लैंडिंग करनी पड़ेगी। बस्टिन, ईंधन कम है, हमें जल्द ही लैंड करना होगा। इसके बाद फरीद और टॉम ने सोफी को समझाया कि वह कॉकपिट के नीचे वाली अंधेरी जगह में चली जाए, जबकि फरीद खुद बस्टिन के साथ वहीं रुक गया। फिर कुछ देर बाद जैसे ही पायलट का संपर्क पास के आरएफ एयरबेस से हुआ तो उसने उन्हें बताया कि प्लेन हाईजैक हो गया था। लेकिन उन्होंने जैसे तैसे हाईजैकर्स को हराकर कार्गो होल्ड में बंद कर दिया था। बस्टिन, हाँ, प्लेन ऑटो पायलट पर है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मदद से कोई भी सुरक्षित लैंडिंग करवा पाएगा। तब सोफी फरीद की तरफ मुड़ी और उससे वादा लिया कि वह हमेशा टॉम का ख्याल रखेगा। सोफी फरीद से, वादा करो, तुम हमेशा टॉम का ख्याल रखोगे। उसके बाद उसने बस्टिन का खून पीना शुरू कर दिया क्योंकि वह जानती थी कि अब वह पूरी तरह वैम्पायर बनने वाली थी। दूसरी तरफ टॉम को वैम्पायर्स ने घेर लिया था। तभी एड बॉल ने उसकी चीख सुन ली और उसे अपना शिकार बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन उसके टॉम तक पहुंचने से पहले ही सोफी उस पर टूट पड़ी और फिर होल्ड एरिया में दोनों वैम्पायर्स के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो गई। फाइट के दौरान एड बॉल ने सोफी को काट लिया, लेकिन तब टॉम को एक खतरनाक आइडिया आया। उसने होल्ड का दरवाजा खोलकर प्रेशर ब्लास्ट करने का प्लान बनाया ताकि सोफी एड बॉल को बाहर धकेल सके।
इसी बीच कॉकपिट में फरीद ने देखा कि टॉम नीचे अकेला फंस गया था और तभी एड बॉल किसी तरह वापस प्लेन के अंदर आ गया और सीधे टॉम की तरफ बढ़ने लगा। इधर हालात देखते ही फरीद ने ऑटो पायलट बंद कर दिया और पूरे प्लेन को एक साइड टिल्ट कर दिया। अगले ही पल सूरज की रोशनी सीधे एड बॉल पर पड़ी और वह जलकर मारा गया। उधर टॉम ने अपनी मां को बचाने के लिए अपना ही खून उसे पिला दिया। कुछ पल बाद सोफी होश में आ गई, लेकिन अब वह मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रही थी। वह बार बार टॉम पर हमला करने वाली थी, इसलिए उसने खुद ही उसे दूर धकेल दिया और रेंगते हुए वापस होल्ड एरिया में चली गई। कट टू एक्स्ट आरएफ एयरबेस, रनवे, दिन। आरएफ बेस पर हम देखते हैं कि टॉम बार बार ट्रांसलेटर से कह रहा था कि फरीद को बचा लो, टॉम फरीद को बचाओ, उसे बचाना होगा। रेसिस्ट ऑफिसर, गुस्से में, वह मेरे लिए बस एक आतंकवादी है और कुछ नहीं। मगर टॉम बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे वैम्पायर से बचाना बहुत जरूरी है, वरना सूरज ढलने के बाद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन